हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सब समझा था कि कोई फंक्शन है वो किस तरह से हमें कोई ग्राफ प्रोवाइड करता है और किसी फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसका कोडोमेन क्या होता है। अब इस वीडियो में हम सीधा सीधा हम ये देखेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम देखने जा रहे हैं वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपका ब्रैकेट है एंड ये एक्स। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है कि इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे इसको हम मॉड एक्स बोलते हैं, इसका नहीं पता मुझे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको आइडिया हो इसके बारे में तो मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है, कि मतलब ये फंक्शन काम किस तरह से करता है। तो इस फंक्शन की खास बात ये है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको जो भी लिख रहा हूँ वो अभी समझ में नहीं आएगा, बट अभी इसको समझते हैं। आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर हमने जैसे सपोज करते हैं कि मैंने 2.8 पुट कर दिया, तो मुझे 2.8 से छोटा 2.8 से छोटा जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो कि इस केस में 2 है, वो इस फंक्शन की वैल्यू होगी। इसको यहाँ पर इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा गया है कि जो वैल्यू x है उससे छोटा बट और इंटीजर से सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा उस वही ये वैल्यू लेगा फंक्शन, वही वैल्यू लेगा। जैसे 2.8 है तो उससे छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस नंबर x से छोटा होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3.6 ले लेता हूँ, तो 3.6 से छोटा इंटीजर जो कि और सारे इंटीजर से बड़ा है वो क्या है, 3 है। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी लगाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर उस n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, 5, क्योंकि ऑलरेडी ये एक इंटीजर है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर जो पुट करेंगे, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। और इंटीजर हमें किस तरह से चूज़ करना है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ इसके, और अगर मैं लिखता हूँ f 5.8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5। ये ध्यान रखना है, इस कंडीशन को आप याद रखें तो ये हमेशा आपको क्लियर रहेगा। इसका ग्राफ किस तरह का होगा, इसका ग्राफ कुछ मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, सॉरी। जैसे यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में अगर मैंने कोई भी वैल्यू चूज़ कर ली, उससे क्या मिलेगा। जैसे मैंने f की वैल्यू ले ली 0.9, ठीक है, तो मुझे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो इससे छोटा होगा 0.9 से, वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लूँ तो मेरे को हमेशा जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बना देंगे इसको, और यहाँ पर ये डॉट, सॉरी स्मॉल सर्कल, क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 कोई वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू शुरू होगी यहाँ से। हाँ सॉरी, 1 जो है यहाँ पर वैल्यू अपनी इधर लेगा, सॉरी, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल बना दिया और यहाँ पर 1 अपनी वैल्यू यहाँ पर लेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है देखते हैं 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो जो फंक्शन वैल्यू अटेन करेगा वो कुछ इस तरह की करेगा। जैसे f लिया मैंने 1.7 ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस रूल के अकॉर्डिंग वो आएगी 1। तो 1 से लेकर 2 के बीच में आप अगर कोई भी वैल्यू, 2 के बीच में बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा 2 के बीच में
अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तो हमेशा मुझे जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ होगा नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ 2 पर ये छोटा सा सर्कल, ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 की जो वैल्यू है वो 2 यहाँ अटेन करेगा, ना कि इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको 2 बोलूँ तो अब जैसे यहाँ पर 3 है, तो 2 से 3 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने ले लिया 2.4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो 2 से 3 के बीच में 2 या 3 से कम आप अगर कोई भी इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हो तो आपको अगेन जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। उसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 3 पर ये सर्कल बन जाएगा और फिर 3 कुछ आगे ऐसे वैल्यू अटेन करेगा। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी मिलेगा। इसका जो एक्चुअल ग्राफ है मैं वो आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है f इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, या इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो देख लिया, नेगेटिव वैल्यूज़ जब देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो बतानी है -1.5 पे। आप कुछ गेस करें इसका क्या हो सकता है। तो हम लिखते हैं इसे -1.5। यहाँ पर हम कंडीशन अपनी वही फिर अप्लाई करेंगे। आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको ज़रूर लिखें n+1, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या पुट किया है -1.5। तो मुझे एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इससे छोटा हो, इससे छोटा हो और इंटीजर हो और सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो वो ऐसा क्या है, यहाँ पर -2 है हमारे पास, ठीक है। और पीछे जितने भी इसके इंटीजर आएंगे नंबर लाइन में वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। और -2 जो है वो 1.5 से भी बड़ा नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है वो आ गई है। इसलिए इसका नाम भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि और सबसे ग्रेटेस्ट हो और जो हमने वैल्यू ली है x की उससे छोटा हो। ओके, अब आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है आपका, उसका जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज होता है, इसका जो को डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है। फिर अब इसका देख लेते हैं किस तरह की फॉर्म होती है इसकी। इसकी फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2। एंड ऐसे करते करते ये an x to the power 0 आ जाएगा ये, और लास्ट में an बच जाता है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर खास जो हमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि n कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। n हमेशा, सबसे पहली बात तो इंटीजर होगा, n हमेशा इंटीजर होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। एक तो इंटीजर होगा और ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमें ये ध्यान रखना है इसमें। और जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 एंड an, ये सारे किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये बताना है आपको कि ये इंटीजर है या नहीं है, मतलब सॉरी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर gx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 1/2 प्लस 3, ठीक है। आपको बिल्कुल वैसे देखने में उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो x, यहाँ पर जो है इसके पावर में, x के पावर में, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। तो ये किसी भी केस में क्या है, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता।
और इवन ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए भी आपको कंडीशन पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो जो n होता है वो इंटीजर होता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल्स इसका एग्जांपल वैसे देखने की ज़रूरत ना है नहीं, फिर भी एक लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x+1। ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो डिग्री होती है इसकी, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी ना एक्स की, उसको वो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है और इसकी जो ग्रेटेस्ट जो पावर आ रही है वही इसकी डिग्री है, तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे जो पावर है जो सबसे ज़्यादा होती है वो उसको हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, जैसे एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर लास्ट में एक्स टू द पावर 0। इस तरह से लिखने का तरीका है इसको, ठीक है, इसलिए आसान हो जाता है। अब अगला फंक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। उसी तरह से आपका रेशनल फंक्शन है। आपका रेशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल फंक्शन से मिलकर बनता है, मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शन का कोशेंट जो होता है, ठीक है, कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, उससे बनता है रेशनल फंक्शन। तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स है, तो एफ एक्स यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्म होगी इसकी, पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है उनका जो वेरिएबल है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि ये वाई का वेरिएबल हो गया ये, मतलब ऐसा हम कहें कि वो एक्स का ही फंक्शन होने चाहिए वो दोनों। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, कभी भी क्यू एक्स जो है, जो इसका डिनोमिनेटर है, वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। और तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन में हमें ये ध्यान रखनी है बात कि ऐसा कोई डोमेन हम ना मतलब ऐसा कोई एलिमेंट हम डोमेन से ना लें, सॉरी रियल नंबर से ना लें जो कि क्यू एक्स को 0 बना दे, बस ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अभी इसका डोमेन बिना फंक्शन लिखना पॉसिबल नहीं है। वैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक रेशनल फंक्शन है, जिसमें कि ये आपका पी एक्स हो गया और ये आपका क्यू एक्स हो गया। तो यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर का सेट, जिसमें से हम कुछ एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 0 और -1, ठीक है। आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। अगर आप -1 पुट करते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन ये है। तो ये आपका रेशनल फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रेशनल फंक्शन का। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। 1 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म आप इसको लिख सकते हो। और एक्स स्क्वायर भी आपको दिख रहा है क्लियरली कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आपका रेशनल फंक्शन हो गया। अगेन यहाँ जो इसका डोमेन है उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आपका रेशनल फंक्शन भी हो गया। अब हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत आसान है। सिग्नम फंक्शन को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस वाइज फंक्शन की तरह लिखते हैं हम इसे। इसकी वैल्यू होती है 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव। इसकी वैल्यू होती है 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू होती है -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। यहाँ पर इसको मुझे कहना नहीं आ रहा है इसको, यहाँ पर एक खाली डॉट होता है तो वो हमें दिखाता है कि ये वो वैल्यू, एक्चुअल वो वैल्यू ये नहीं ले रहा है उस पॉइंट पे। जैसे 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो
ज़ीरो होगी, और ज़ीरो पर ये अगेन -1 भी कोई वैल्यू नहीं लेगा। ज़ीरो से आगे मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ x की, उसके लिए ये कुछ इस तरह से हम इसको लेंगे, ये हो गया 1, और x से जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं मतलब ज़ीरो से इस तरफ जो भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम लेंगे -1। ठीक है, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या है? डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर हो गया। इसका रेंज है, आपको 3 ही वैल्यू मिलेगी हमेशा, -1 या 0 या 1। तो ये कुछ फंक्शन थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ज़रा उसको देख लेते हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, और इनको हम सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ है ना, आप एक यूनिट सर्कल को यूज़ करके, ये जो आप जितना भी ग्राफ देख रहे हो, इसका ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों साइन के ग्राफ जो हैं, साइन और कॉस के, आप यूनिट सर्कल से आप इसको निकाल सकते हो। यूनिट सर्कल से मतलब मेरा है कि आपने एक रेडियस 1 का सर्कल लिया, ठीक है, वहाँ पर ये पॉइंट लिया, ठीक है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज़ करेंगे आप इस ट्रायंगल में, तो आपको पता चलेगा जो इसका जबकि x की वैल्यूज़ हैं वो होगा cos थीटा, और ये थीटा यहाँ से है पॉजिटिव, और ये हो जाए आपका साइन थीटा। तो इसलिए हम इसको x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं और y इज़ इक्वल टू साइन थीटा। आप इसकी वैल्यू जब देखेंगे ना, तो आपको इसे बिल्कुल मैच करते हुए दिखेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये cos x का आपका ग्राफ है, तो cos x की जो वैल्यू है थीटा इज़ इक्वल टू 0 पर, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है +1, ठीक है। जैसे जैसे ये आपका ग्राफ इधर आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ग्राफ कहाँ आया? π/2 पर, तो π/2 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से ये आप सर्कल से आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब यहाँ नेगेटिव x जाएगा ये -1 पे, ठीक है, ये इसका -1 हो गया। फिर ये आएगा 0 की तरफ, फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ने लगेगी, ठीक है, 0 से 1 की तरफ। तो 0 से 1 की तरफ ये फिर बढ़ने लगा। पूरा सर्कल हो गया 2π, जो कि cos x का या sin x का पीरियड है। उसी तरह से sin x के लिए भी आप देख सकते हो। बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने फ़र्क किया है कि यहाँ पर x एक्सिस है, जो थीटा की वैल्यू हो x एक्सिस पर है, मैंने इसलिए यहाँ पर x लिया है ना कि थीटा लिया है। बट जब आप सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर आप थीटा का यूज़ करेंगे, x का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कोसाइन x है। इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन R होगा, और इसका जो रेंज है वो, सॉरी ये रियल नंबर नहीं होगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा -1 से लेके 1 तक। ये इस तरह से लिखेंगे हम, -1 की वैल्यू लेगा और -1 से और 1 के बीच में सारी वैल्यूज़ लेगा, और 1 भी ये वैल्यू अटेन करेगा। तो ये इसका रेंज है। उसी तरह से साइन का भी रेंज जो है आपका -1 से 1 है। इसका डोमेन आपका रियल नंबर का सेट है। अब आ जाते हैं 10x पर। 10x पर जब आप देखते हो 10x इक्वल होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x के, तो हमें ऐसी ऐसी वैल्यू अवॉइड करनी है जिससे कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। तो इसका मतलब कि रियल नंबर जो आपका सेट है उसमें से हम वो वैल्यूज़ हटा देंगे जिन पर cos x की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। जैसे कि यहाँ पर π/2, फिर यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर ये 5π/2, और यहाँ पर -π/2, और यहाँ पर आपका -3π/2। इस तरह की वैल्यूज़ हैं यहाँ जहाँ पर ये 0 हो रहा है, किसकी वैल्यू? cos x की, तो वो हमें हटानी है। तो उसके लिए सिंपल सा आपका जो फॉर्म आएगा वो आएगा 2n - 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये n इंटीजर है यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला। यहाँ पर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो आपको -π/2 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको +π/2 मिल जाएगा। इसी तरह से आप सारे इंटीजर पुट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऐसी जो ये वैल्यूज़ वो हैं, आपका जो x की वो वैल्यूज़ हैं ये, जो अटेन करने पर cos की वैल्यू 0 हो रही है।
तो आपका 10x है, तो वो वैल्यूज़ हमें अवॉइड करनी है। अब होगा ये कि ठीक है वो वैल्यू उसने नहीं अटेन करी, बट ये उनके बहुत नज़दीक जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए π/2 के पास जैसे जा रहा है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगेन पाई पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। फिर अगेन इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो जैसे जैसे पाई से मैं 3π/2 की तरफ जाऊँगा, मतलब आपका ये पाई से मैं जैसे जैसे 3π/2 की तरफ जाऊँगा, तब देखोगे कि x की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। x की वैल्यू कम होने, डिनोमिनेटर जितना कम होगा आपका जो ये नंबर है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, जैसे ये बढ़ता जाएगा। तो अब देख सकते हो 10x का जो ग्राफ है उसका किस तरह का फीचर है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। आप देख सकते हो सारी वैल्यूज़ ये अटेन कर रहा है। तो अब कुछ इसके जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है और ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होता है। ठीक है, मैंने जो एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में mod x का, अब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है।